तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। मैं निशांत आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो में जुड़ने जा रहा हूं और ये जो वीडियो है वो हमारी चल रही है क्लास 10th को इकोनॉमिक्स को लेकर, क्योंकि पहला चैप्टर हो गया है दोस्तों हमारा पूरा का पूरा खत्म। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और अगर समझ में आया हो तो दोस्तों कॉमेंट जरूर करना कि सर मुझे समझ में आ गया, या फिर लाइक का थंबनेल उसमें जरूर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्त को उठाने वाला और दोस्त को गिराने वाला एक दोस्त ही होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्त भी कामयाब हो तो बिल्कुल उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो। तो चलिए बिना देर किए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। और आज जो हमारा है वो क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सेकंड चैप्टर जो कहता है उसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, चलो सेकेंड चैप्टर जो है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, पहला वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर होता भी है तो मैं बोल रहा हूं कमेंट में जरूर लिखो, कमेंट में उस टॉपिक के बारे में डाल दो, मैं उस पर स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के डालूंगा और उससे आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जिस तरह एकदम सरल शब्दों में, आसान भाषा के माध्यम से हमने पहले चैप्टर को कवर किया था, उसी तरह सेम इस चैप्टर को भी बिल्कुल आसान भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में आपको बिल्कुल समझाऊंगा, और उसके बाद आपको इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हाँ दोस्तों कहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा यहां से आपको बिल्कुल क्लियर मिलने वाला है, क्लियर टू क्लियर सब चीज होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राष्ट्र की आय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था, राष्ट्र की आय देखा था, राष्ट्रीय आय जाना था, प्रति व्यक्ति आय जाना था, जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये सारे दोस्तों हमने कवर कर लिए थे। तो इसमें पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आय की। किसकी बात करेंगे, आय। ये दोस्तों आय होता है, ये क्या होता है इसको देखते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों आय के बारे में। ठीक है, पहला जो हम बात करेंगे वो है हमारा आय। तो सिंपल सा बात में हम क्यों नहीं जाना, पहले वीडियो में हमने क्या बताया था, पहला वीडियो में हमने ये बताया था आय मतलब क्या होता है दोस्तों। आय माने होता है पैसा, आय माने होता है पैसा, आय माने क्या होता है दोस्तों, पैसा होता है। आय है क्या, ये भी हो सकता है, पैसा क्या है जी, है ना, हमने बोल दिया आय मतलब होता है पैसा, पैसा है क्या, आय क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी बात समझो, सब चीज आपको एकदम आसान भाषा में देखो। आय क्या है, तो एक ऐसा संसाधन है, आय क्या है, आय एक ऐसा संसाधन है दोस्तों जो हमारी जरूरत को क्या करती है, जो हमारी जरूरत को पूरा करती है। आय क्या है, आय एक ऐसा संसाधन है जो हमारी जरूरत को पूरा करती है। संसाधन के बारे में एक चीज याद रखिएगा, वो हर एक चीज जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसे कहते हैं बाबू संसाधन। ठीक है, तो क्या पैसा संसाधन है कि नहीं, आय है कि नहीं। हमें कोई चीज खरीदना है, मार्केट में दवा के लिए जाना है, पैसे लेके जाओ, मार्केट में कपड़े खरीदना है, पैसे लेके जाओ, मार्केट में सब्जी लेनी है, पैसे लेके जाओ। यानी कि यहाँ पे जो आय देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो पैसा हमें देखने को मिल रहा है, यह हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने में हेल्प कर रही है, हमारी जरूरत को पूरा करने में क्या कर रही है दोस्तों, मदद कर रही है। तो जो हमारे आवश्यकता को पूरा करने में मदद करे वो संसाधन क्या कहलाता है, वही एक आय है। ठीक है, तो आय एक ऐसा संसाधन जो हमारी जरूरत को पूरा करता है। और बताता हूं अभी, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। देखो सिंपल सी बात यह है कि आय के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे परिश्रम के बदले जो प्राप्त होता है, हमारे परिश्रम से जो प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। समझो, हमने मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से हमें जो प्राप्त होगा वो क्या है, वो हमारा आय है। और यहां पे एक और लॉजिक की बात ये है दोस्तों कि आय हर एक रूप में हो सकती है, हर एक रूप में हो सकती है। ठीक है, सिर्फ आय पैसा के रूप में नहीं होगा, सिर्फ पैसे को आय नहीं कहेंगे, यही तो कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट आपको समझना है कि सिर्फ पैसा को आय कहेंगे, नहीं कहेंगे। आय क्या है, आय हर एक रूप में होगा, हर एक रूप में, आय हर एक रूप में हो सकती है। कैसे, ये देखो, जैसे मान लो हम किसी खेत में काम कर रहे हैं, है ना, हमने क्या किया, हम किसी खेत में काम कर रहे हैं,
तो हमने उस खेत में क्या किया, हमने उस खेत में 5 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया? 5 घंटे। और उस 5 घंटे काम के बदले हमको 2 केजी अनाज मिला। क्या मिला? 2 केजी अनाज मिला। 2 केजी अनाज मिला। समझो इस कंसेप्ट को, समझो। आपको यह कंसेप्ट क्लियर होगा कि आय जो है वो सिर्फ पैसा नहीं है, आय हर रूप में हो सकती है। जैसे हमने खेत में काम किया, 5 घंटे काम किया और उस काम के बदले दोस्तों हमको कितना मिल रहा है? 2 किलो अनाज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 किलो अनाज मिल रहा है। तो ये जो अनाज है ये किसके बदले मिला? दोस्तों खेत में जाके मजे तो नहीं कर रहे हो ना, खेत में जाके परिश्रम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परिश्रम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परिश्रम। मैंने बोला था हमारे परिश्रम से जो प्राप्त होगा वो आय होता है। तो खेत में जाके हमने मेहनत की, हमने परिश्रम किया। कितने घंटे? 5 घंटे। और उस 5 घंटे परिश्रम करने के बाद हमको मिला 2 केजी अनाज। तो क्या ये 2 केजी अनाज हमारा आय नहीं होगा? होगा। 2 केजी आय क्या है? वो 2 केजी जो अनाज मिला वो हमारा दोस्तों आय है। वो क्या है? आय है। तो देखो क्या यहाँ पे पैसा हुआ? नहीं, यहाँ पे हमें अनाज के रूप में आय मिल रहा है। किसके रूप में? अनाज के रूप में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आय है ये पैसा भी हो सकता है, ये वस्तु भी मिल सकता है, ये अनाज भी हो सकती है, हर एक रूप में आय हो सकता है। अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आय के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आय क्या है? आय हर एक रूप में हो सकती है। पैसे के रूप में होगी, वस्तु के रूप में भी हो सकती है, अनाज के रूप में हो सकती है। मतलब कि हम जिस दिशा में परिश्रम करेंगे, और उस परिश्रम से हमें जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? आय होगा। कोई अगर पैसा दे रहा है परिश्रम के बदले तो वो आय हो गया। कोई हमें वस्तु दे रहा है परिश्रम के बदले तो वो आय हो गया। कोई हमें अनाज दे रहा है परिश्रम के बदले तो वो आय हो गया। ठीक है, मेहनत की अगर बात तो देखो, जैसे एक सिंपल सा एक और लॉजिक यहाँ पे, मान लो क्या करो, आप मेहनत कर रहे हो, आपने क्या किया आय के लिए? देखो आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे आय के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पे लिखा साइड में। ठीक है, यहाँ आय है। ठीक है, आपने आय के लिए क्या किया? आपने आय के लिए क्या किया? यहाँ पे आय के लिए 2 तरह के काम करेंगे दोस्तों। एक तो देखो, एक तो शारीरिक करेंगे। ठीक है, एक क्या करेंगे? एक शारीरिक करेंगे, शारीरिक। ठीक है, शारीरिक परिश्रम भी करते हैं और मानसिक परिश्रम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मानसिक परिश्रम। आय के लिए क्या करेंगे? 2 तरह से परिश्रम। हमने क्या बोला? हमें जो परिश्रम से मिलता है वो होता है आय। तो हमने 2 तरह से परिश्रम कर रहे हैं, शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम। और दोस्तों इन दोनों से जो हमें प्राप्त होगा, वही आय होगा। वो क्या होगा? इन दोनों से जो प्राप्त हुआ वो हमें आय होगा। जैसे खेत में कौन सा परिश्रम हो रहा है? शारीरिक परिश्रम हो रहा है। हम अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत के बदले में क्या मिला? अनाज मिला। अनाज क्या हो गया? आय हो गया। ठीक है, समझ लो। तो हमारे शारीरिक, और एक डिफिनेशन और बन गया दोस्तों आय के बारे में, तो हमारे शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम के तौर पे जो प्राप्त होता है, या फिर हमारे शारीरिक और मानसिक परिश्रम के फल स्वरूप जो प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। समझ में आएगी? उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं आय। हमारे शारीरिक और मानसिक परिश्रम के फल स्वरूप जो प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। अब मुझे लग रहा है आय के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां पे ऐसे भी हो सकता है कि समाज में हर व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम के फलस्वरूप, है ना दोस्तों? ठीक है, कोई भी मेहनत हो सकता है, कोई भी। ठीक है, शारीरिक भी होगा, मानसिक परिश्रम के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है आय कहलाती है। ठीक है, जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आय कहते हैं। ठीक है, इतनी गर्मी में दोस्तों सिर्फ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, सिर्फ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, हर एक चीज को इतना तोड़ रहा हूं। सोचो, सिंपल सी बात है आय। मैं आपको ये भी बता देता, आय क्या है बाबू? आय एक पैसा है। ये भी बोल के निकल सकता था, लेकिन नहीं, मुझे पता है ऐसे हर एक तरीके से समझाऊंगा। जो बच्चे एक तरीके से नहीं होते, बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का मानसिक तनाव ज्यादा होता है, किसी का मानसिक तनाव कम होता है, किसी को समझने की क्षमता ज्यादा है, समझने की क्षमता कम है। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूं कि ऐसा बताऊं कि सारे शब्दों में बताऊं कि बच्चों को जो समझ में आ जाए बस वो लिख लेना है, वही समझ के रहना है। ठीक है, सोचो एक आय को मैंने इतना क्यों बताया, समझ लो। सिंपल सी बता देता, आय एक संसाधन है जो हमारी जरूरत को पूरा करे। आय क्या है जी? पैसा है। आप ये भी समझे तो हाँ सर ने सही बताया भाई, आय क्या है? आय एक पैसा है। लेकिन मुझे पता है एक बच्चे जो समझ सकते हैं वो दूसरा बच्चा नहीं समझ सकता है, एक बच्चा जो समझेगा वो दूसरा नहीं समझेगा। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैंने इन सभी चीज को इतना डिटेल किया।
ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो जरूर वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और कमेंट में जरूर लिखना कि मजा आया कि नहीं, है ना। अगर मजा आया तो जरूर लिखना कि बिल्कुल सर मजा आ गया, बिल्कुल पढ़कर। ठीक है, तो चलो यहां तक आय हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बढ़े कि नहीं बताओ, यहां तक आय हमारा क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पे एक चीज और है कि आय की बात करें तो क्या आय, जो आय है, क्या यह जो आय है, यह आय हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है कि नहीं। ठीक है, ये जो आय है ये देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है कि नहीं। पिछले चैप्टर के अगर समझ में आया होगा तो उसके अनुसार आप सोचो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को यह दर्शाती है, यह दर्शाती है। याद रखना दोस्तों, आय जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को, देश, राज्य, शहर, उन सब की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। क्योंकि जिस देश का, जिस राज्य का आय दोस्तों अधिक होगा, समझ लो कि उसकी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, अधिक होगी, उसकी अर्थव्यवस्था भी अधिक होगी। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आय जरूरत नहीं है, लेकिन आय भी तो एक माध्यम है ना। मान लो कि सब हो और आय ही ना हो तो क्या अर्थव्यवस्था सही होगी, नहीं होगी। तो ये जो आय है, तो जिस देश का आय, जिस राज्य का आय अधिक होगा, समझो कि उसका अर्थव्यवस्था भी क्या होगा, अधिक हो सकती है। अधिक होने की संभावना है, हो नहीं सकती है, संभावना है। तो क्या आय अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, बिल्कुल दर्शाती है। अर्थव्यवस्था को दर्शाती है ना, तो बिल्कुल दर्शाती है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे दोस्तों, देखो। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक तरह से मैंने क्या बताया कि सब क्या होता है, सारे जो राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, जो राज्य होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का क्या होता है, आय ज्यादा होता है, किसी की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है। ठीक है, किसी का कम प्रति व्यक्ति आय, पता है पिछले चैप्टर में औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। नया चीज एक और सीखो इस वीडियो में। ठीक है, किसी देश की औसत आय को दोस्तों क्या कहते हैं, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या पिछले वीडियो में हमने ये समझाया था कि देश की कुल जनसंख्या में, देश की कुल आय में, देश की कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जब देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम क्या, प्रति व्यक्ति आय। तो अब यहां पे हम समझेंगे कुछ राज्य के बारे में, देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे क्या जानने वाले हैं, अब हम कुछ ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे राज्य हैं जो क्या है, जिसका प्रति व्यक्ति आय या जिनका आय कम है। ठीक है, जिनका आय कम है और जिनका आय ज्यादा है। तो देखो उसका एक मैंने बहुत अच्छा जबरदस्त चीज लाया हूं दोस्तों। देखो जैसे बोलते हैं, ये क्या लिखा है दोस्तों, बीमारू, बीमारू राज्य। क्या है दोस्तों, बीमारू राज्य। इसमें वो सारे राज्य हैं जिनकी क्या है, आय कम है। हम आय के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, किसके बारे में, आय। तो इनमें वो सारे राज्य हैं जिनकी क्या है, आय कम है। देखो कैसे है, और यहां बात करें तो बी से, यहां पे क्या आएगा जी, हमारा बिहार आएगा। हमारा क्या आएगा, हमारा बिहार आ गया। ठीक है, एम ए से दोस्तों अगर बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश आएगा। क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। आर से अगर हम बात करें तो हमारा राजस्थान आएगा। ठीक है, यू से अगर बात करें तो हमारा यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश। देखो कितना अच्छा, बीमारू राज्य, ट्रिक से याद रखो, बीमारू राज्य है ना। बीमारू राज्य में क्या आता है, बीआई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से यूपी। ये वो राज्य हैं दोस्तों, ये वो राज्य हैं जिनका क्या है, जिनका आय सबसे कम है। ठीक है, जिनका आय क्या है, जिनका आय कम है। सारे राज्यों में ये वो राज्य है जिनका आय क्या है, कम है। ठीक है, जिनका आय क्या है, कम है। कौन कौन, बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से यूपी। एक ट्रिक के जरिए याद रखो, भूलने का सवाल ही नहीं दूंगा बिल्कुल। जो पढ़ेंगे आज का, अभी का, इस वीडियो में ही याद होने वाला है, इस बात की गारंटी देता हूं। इस वीडियो से ही आपको बिल्कुल याद होगा, घर पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक से दो बार अगर रिवीजन कर ले रहे हो आप तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस राज्य की क्या है, आय सबसे कम है। तो बोलोगे सर ये राज्य तो सबसे कम वाले हो गए, ये तो क्या हो गए, कम वाले। ज्यादा वाले कौन है ना। कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनका ज्यादा होगा, है जी, बिल्कुल है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले इसमें एक चीज और समझना है कि अब एक बात बताओ, जिनका आय कम है दोस्तों, तो क्या उस राज्य की आधारभूत संरचना सही होगी। आधारभूत संरचना याद करो दोस्तों, बताया था पिछले चैप्टर में मैंने। आधारभूत संरचना यानी कि जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो नॉर्मल सी जो जरूरत होती है ना, यानी कि बोल सकते हैं साधारण आवश्यकताओं को जो पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो साधारण आवश्यकताएं होती है उसे आधारभूत संरचना होती है। उसे क्या कहते हैं, वो आधारभूत संरचना कहलाती है। या जिस देश की, मैंने बोला था, जिस देश का आय नहीं अच्छा हो, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सही नहीं हो, उसका आधारभूत संरचना क्या होगा, सही होगा, नहीं होगा। जैसे देखो आधारभूत संरचना में अगर बात करें दोस्तों तो आएगा क्या, इसमें क्या आएगा, इसमें वही आएगा ना, जैसे रोटी हो गया,
ठीक है, कपड़ा हो गया, शिक्षा हो जाएगा, फिर अगर बात करें दोस्तों तो इसमें स्वास्थ्य हो जाएगा। ये क्या है? ये मनुष्य के जीवन की सामान्य आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो मनुष्य के जीवन जीने के लिए सामान्य आवश्यकताएं जो होती है वही तो आधारभूत संरचना होती है, जो उनके नॉर्मल जरूरत होते हैं, है ना, जो आमतौर पे आंशिक जरूरत होते हैं, जो सामान्य जरूरत होती है मनुष्य के जीवन जीने के लिए। ये सारे क्या है? सामान्य जरूरत है। रोटी चाहिए जीने के लिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये कुछ साधारण सी आवश्यकताएं हैं जो आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, जिस राज्य की आय कम होती है दोस्तों, उसकी आधारभूत संरचना भी क्या होगी? उसकी आधारभूत संरचना भी तो कम होगी, हो कि नहीं? आय ही नहीं है तो क्या ये सब आ सकती है? जब आय नहीं है तो क्या ये सब मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ये सभी क्या होगा? कम होगा। ये सभी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब यहीं पे देखो, मैंने बोला था ना, ये सारे राज्य तो कम वाले हो गए, ये सारे राज्य तो कम वाले हो गए। ज्यादा वाले कौन है दोस्तों? यही बता रहा हूं, देखो, जिनका आय ज्यादा है। यहां दे दू, चलो यहीं पढ़ लेते हैं। जिनका आय ज्यादा, आप लोग अलग आय लिख के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पे आएगा दोस्तों आपको क्या? यहां पे आ जाएगा गोवा, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है? ये क्या है? ये वो हैं जिनकी आय अधिक है, जिनकी आय अधिक है, ठीक है। ये वैसे राज्य हैं जिनका आय क्या है? अधिक है, और ये वैसे राज्य हैं जिनका आय क्या है? कम है। और जिस देश का आय कम, आधारभूत संरचना खराब, जिस देश की आय अधिक, आधारभूत संरचना उतना ही अच्छा, ठीक है। यानी कि अगर आय अधिक है, अगर जिस देश का आय कम है, तो समझो वो विकसित है, वो विकसित नहीं है, वो विकासशील हम उसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। जिस राज्य का आय सबसे कम है, आय कम है दोस्तों, सबसे कम छोड़ो, कम है, उस विकास है नहीं है, वो विकसित नहीं है। लेकिन जिस राज्य का आय अधिक है, अधिक है, जिस राज्य का आय अधिक है, वो क्या है? वो विकसित है। क्या है जी? वो विकसित है, वो विकसित कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ आएगा नहीं? अब देखो यहां पे एक चीज और समझो कि अगर आपसे प्रति व्यक्ति आय पूछिए, तो आय हो गया, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो याद रखिएगा, ये जो बिहार है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है दोस्तों। क्या है? सबसे कम है, ठीक है। और गोवा, इसमें गोवा का प्रति व्यक्ति आय, गोवा का दोस्तों प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कौन दोस्तों? यहाँ पे पैसा बहुत बड़ा चीज है, पैसा होना जरूरी है। कौन कहता है कि पैसा जरूरी नहीं है? जिस दिन पैसा नहीं रहा तुम्हारे पास ना, याद रखो, उस दिन तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कभी तुम्हारे घर वाले अगर हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं ना, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी आने वाली कोई चीज है तो वो है पैसा, ठीक है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहा ना, उस दिन देख लेना, अगर कोई हॉस्पिटल में मर रहा है ना, फिर आप पैसे के लिए डर बडर घूमते रह जाओगे, फिर भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों ये बोलता हूं कि पैसा बहुत बड़ा चीज है, पैसा बहुत जरूरी है मानव के लिए। उस ऊंचाई पे पहुंच जाओ, उस बुलंदी तक तुम पहुंच जाओ जहां पे तुम कल किसी फैमिली के लिए, अपने परिवार में किसी सदस्य के लिए तुम्हें पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़े, ठीक है। तो उस ऊंचाई तक आपको जाना है, उस ऊंचाई को हासिल करो जहां पे हमें पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है। पैसा है तो सब है, ठीक है, पैसा है तो सब है। आज के दुनिया में जो बोलते हैं ना पैसा नहीं है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो पैसा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको परिवार में किसी सदस्य को अगर कुछ भी तकलीफ हुई ना, उस समय कोई काम आने वाला नहीं है। उस समय कोई रिश्तेदार नहीं कहेगा कि मेरे पास से पैसा ले जाओ, कोई नहीं कहने वाला है। वहां पे साथ देगा, एक ही देगा, वो कौन है? पैसा। वहां पे बस आपका साथ एक ही चीज देगा, वो देगा पैसा। इसलिए ये बहुत बड़ा चीज है। उस ऊंचाई को हासिल करो दोस्तों जहां पे आपको इसके बारे में नहीं सोचना पड़े, ठीक है। उस कामयाबी को पाओ जहां पे तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना पड़े, ठीक है। तो वहां पे अब देखिए, तो बिहार का क्या है? तो सबसे व्यक्ति आय क्या है? कम है। इसलिए देखो, बिहार में लोगों की मरने की संख्या ज्यादा है। बिहार में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो आय कहां से आएगा? प्रति व्यक्ति आय कहां से होगा? ठीक है, जब रोजगार ही नहीं है तो आय कहां से आएगा? इसलिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, और गोवा की क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहां पे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। और जिस देश का, जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है दोस्तों, वो क्या है? वो विकसित भी होगा। वो क्या है? वो विकसित भी आएगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों, यहां पे एक चीज है, एक बहुत अच्छा चीज है। फिर देखो, यहां पे प्रति व्यक्ति आय को अगर फॉर्मूले के रूप में पूछ दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय को किसके रूप में? फॉर्मूला के रूप में। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है y = c + i, y = c + i, y = c + i। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, y = c + i,
ठीक है। यहां पे y क्या होता है, यहां पे y जो है दोस्तों ये दर्शाएगा राष्ट्रीय आय को। क्या दर्शाएगा, राष्ट्रीय आय को। y दर्शाएगा राष्ट्रीय आय को। यहां पे c जो है ये किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा दोस्तों उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, ठीक है। और यहां पे i ये क्या दर्शाएगा दोस्तों, ये दर्शाएगा आपका क्या, इन्वेस्टमेंट, ये दर्शाएगा आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, कितना आपने निवेश किया, कितना आपने निवेश किया। या फिर इसको हम बोल सकते हैं विनियोग, विनियोग, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में प्रति व्यक्ति आय को फॉर्मूले के रूप में पूछे, इस रूप में, फॉर्मूला के रूप में, तो याद रखिएगा y इक्वल टू सी प्लस आई, y इक्वल टू सी प्लस आई। y क्या करेगा, राष्ट्रीय आय को दर्शाएगा, c उपभोग व्यय और i निवेश और विनियोग, निवेश और विनियोग, ठीक है, निवेश और विनियोग। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, लाइक जरूर करना, ठीक है। कमेंट में लिखो, जाके कमेंट में लिखो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक डाल देना कमेंट में कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में आया, फिर से समझाइए, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा। लेकिन अगर दोस्तों समझ में आ रहा है, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और तुम्हें समझ में आ रहा है, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो y क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय दर्शा रहा है, c उपभोग व्यय दर्शा रहा है, i निवेश या विनियोग कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मूला के रूप में हो गया, नहीं भूलोगे ना, भूलना नहीं है, भूल गए तो फिर समझना, भूलना नहीं है। इतना सरल भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है तो भूलोगे क्यों दोस्तों, जब आपको इतना सरल भाषा में बताया जा रहा है तो भूलना है जी, नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको अभी याद आ जाएगा। बताओ y इक्वल टू सी प्लस आई, बोलो मेरे साथ, प्रति व्यक्ति आय y इक्वल टू सी प्लस आई, y इक्वल टू सी प्लस आई। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला बताओ, चलो मैं ढूंढ लिया, बताओ, y प्लस हट, y इक्वल टू सी प्लस आई, y इक्वल टू सी प्लस आई। y क्या है, राष्ट्रीय आय, y क्या है, राष्ट्रीय आय। c क्या है, c क्या है सर c क्या है, बताओ 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 तुम, c क्या है, c देखो क्या है, उपभोग व्यय है, c क्या है, उपभोग व्यय। i क्या है, i क्या है, विनियोग, विनियोग। याद रखना दोस्तों, i से कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, i से देखो, i से बाबू इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आपका विनियोग। और बाबू याद रखना i का मतलब इनकम भी होता है, इनकम होता है ना जी। तो एग्जाम में ये डाल देगा ऑप्शन में और तुम जाकर मार दोगे आई से इनकम, हमको इनकम चाहिए, सबको तो यहाँ पे इनकम ही चाहिए। इन्वेस्ट करना कौन चाहता है, जिस दिन आप इन्वेस्ट करने से डरोगे ना, समझना इनकम के बारे में सोचना छोड़ दो। जिस दिन से आप इन्वेस्ट करने में डरोगे नहीं, उस दिन तुम्हारे पास खुद इनकम आएगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने में डर रहे हो तो इनकम की सपना देखना बंद कर दो, ठीक है। इन्वेस्ट करोगे तुम्हारे पास इनकम खुद चल के आएगा। अगर इनकम के बारे में सोचोगे, इन्वेस्ट के बारे में नहीं, तो भूल जाओ कि तुम्हें इनकम मिलने वाला है। इन्वेस्ट करो पहले दोस्तों, पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर इनकम आएगा ना। पहले आप क्या करो, मेहनत करो, फिर रिजल्ट आएगा। काहे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा जी, पहले आप मेहनत तो करो, आप इन्वेस्ट करो, अपने आप को लगाओ, अपने आप को खर्च करो, फिर देखो कैसे इनकम आएगा। इनकम तो वो आएगा दोस्तों कि समाज वाले देखते रह जाएंगे आपको। फिर उस समय तुम बोलना हमने क्या किया था, अपने आप को इन्वेस्ट किया था, अपने आप को पढ़ाई में इन्वेस्ट किया था, अपने आप को लगाया था, जो मुझे क्या हुआ आज निकल के आया है इनकम के रूप में, आज मुझे ये रिजल्ट आया, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले विनियोग, यहाँ पे इनकम नहीं होगा, यहाँ पे इनकम नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, विनियोग की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट टॉपिक बढ़े आगे, आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे बिहार और गोवा की हमने बात कर लिया। अगर देखो सिंपल सी बात देखो, भारत में दोस्तों क्या है, 28 राज्य हैं। क्या है, 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और इस 28 राज्य में अगर आपसे प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो बिहार का क्या है दोस्तों, बिहार का सबसे ज्यादा है। और गोवा का क्या है, गोवा का सबसे कम है। सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं। बिहार का क्या है दोस्तों, बिहार का सबसे ज्यादा है। बिहार का क्या है, बिहार का सबसे ज्यादा है। और गोवा का क्या है, गोवा का कम है। गर्मी देख रहे दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है। तुम्हारे लिए बस इतना मेहनत किया जा रहा है कि हाँ कभी तुम बैठो एग्जाम में तो तुम्हें याद आना चाहिए कि पढ़े थे एक टीचर से जिसने मुझे सारे टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है और रिजल्ट लाना है दोस्तों। लाकर समाज वाले को दिखाना है कि देखो तुम जो मेरे से आशा नहीं रखते थे, आज मैं उस काबिल पे पहुंचा हूं और आज मैं उस जगह पे पहुंचा हूं जहां पे तुम नहीं पहुंच सकते हो। अपने आप को याद रखना, अपने आप को प्रूफ सिर्फ तुम कर सकते हो, ठीक है। कोई अगर तुम्हारा साथ देने वाला है कोई समाज में तो याद रखना वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारा साथ कोई देगा तो वो सिर्फ तुम हो। तुम अपने आप को खुद से परिवर्तन कर सकते हो, कोई नहीं आएगा तुम्हें परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। तो अपने आप को बदलना चाहते हो तो वो सिर्फ
तुम हो। तो यहां पे बात करते हैं दोस्तों कि आय की, तो बिहार का सबसे ज्यादा है और गोवा का सबसे कम है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक और है कि यहां पे क्या बोल रहा है कि भारत में क्या है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी तो है कि नहीं? केंद्र शासित प्रदेश भी तो है ना? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी तो है। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, इसमें अगर पूछ दिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा ऐसा है जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हमारा है चंडीगढ़। वो क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ठीक है, राज्य में बिहार का सबसे कम, गोवा का सबसे ज्यादा, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का सबसे ज्यादा है। ठीक है, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, टेंशन मत लो, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना समझ में आया? नेक्स्ट बढ़े आगे टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे दोस्तों एक चीज और ऐड कर लेना, देखो यहां पे एक चीज और ऐड करना है कि प्रति व्यक्ति आय तो है ही, ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो दोस्तों वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है राष्ट्रीय आय से। प्रति व्यक्ति जो आय है दोस्तों वो किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय आय से। इसलिए अगर आपसे राष्ट्रीय आय का भी फॉर्मूला पूछे, ठीक है, क्या? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अगर फॉर्मूला पूछे तो ये भी होता है दोस्तों y इक्वल टू सी प्लस आई। ये चीज याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू सी प्लस आई। ये तो प्रति व्यक्ति आय है ही, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों अगर देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय को ही, तो प्रति व्यक्ति आय कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय से जुड़ा है ना? प्रति व्यक्ति आय कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय आय से जुड़ा है, क्योंकि ये सारे आय मिलके ही तो राष्ट्रीय आय होते हैं। किसी देश के, किसी राज्य को सभी प्रति व्यक्ति आय को मिला दो तो क्या कहेगा? राष्ट्रीय आय, क्योंकि किसी देश के कुल उत्पादित आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और बाबू किसी देश के कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश या किसी राज्य के कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू, यहां पे ध्यान से समझा रहा हूं, रुको। जो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जैसे राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला होगा, जो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला होगा वो हो जाता है क्या? y इक्वल टू सी प्लस आई। अब देखो वहां पे प्रति व्यक्ति आय लिखा था, ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय किसी एक व्यक्ति की आय की बात करेगा ना। जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बताएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय आय है, ये जो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय आय क्या बोलेंगे दोस्तों? तो देश की कुल आय को, देश की कुल आय, देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश की, किसी राज्य की, किसी शहर की कुल आय को क्या कहेंगे दोस्तों? कुल आय को राष्ट्रीय आय कहेंगे। और राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू सी प्लस आई। y जहां पे क्या होता है? y होता है राष्ट्रीय आय। y किसको दर्शा रहा है? y राष्ट्रीय आय को दर्शा रहा है दोस्तों। और c क्या होता है? c किसको दर्शाएगा? उपभोग व्यय को। क्या दर्शाएगा? उपभोग व्यय को, ठीक है, और ये विनियोग, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में नहीं, राष्ट्रीय आय को बोलेंगे, वहां भी ठीक है, कोई नहीं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बस याद रखेंगे किसी एक व्यक्ति की आय की बात करता है, और राष्ट्रीय आय पूरे राज्य की, पूरे देश की राष्ट्रीय आय बात करता है। मतलब किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्ति का जो आय होगा वो राष्ट्रीय आय दर्शाता है, और प्रति व्यक्ति आय केवल एक आदमी की आय को दर्शाता है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, प्रति व्यक्ति आय का नहीं पूछेगा। राष्ट्रीय आय का y इक्वल टू सी प्लस आई। और याद रखना यहां से ये भी बात हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय जिसका अधिक होगा वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो विकसित होगा। वो क्या हो सकता है? विकसित हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हमें याद करना है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय है, यहां पे जो राष्ट्रीय आय है, इसका जब गणना करने की बात आई, क्या? राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना जब करने की बात है दोस्तों, कि इसकी गणना कैसे करेंगे, मतलब गिनेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि इस देश का राष्ट्रीय आय क्या है? कैसे पता चलेगा कि इस देश का राष्ट्रीय आय क्या है? ठीक है। तो इस चीज को बताने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, एक लोगों ने सोचा एक संगठन बनाते हैं। एक संगठन समझो, कुछ लोगों के समूह, कुछ लोग मिलकर एक संगठन बनाएंगे, और उस संगठन के जरिए किसी देश का, किसी राज्य का सांख्यिकी यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय दोस्तों है, तो इसका जो गणना हम करेंगे उसका संगठन क्या है? तो एक संगठन बनाया गया था दोस्तों, उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन,
ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये बनाया गया था आपका कितना, 1954 में। कब बना था? 1954 में। कब बना था दोस्तों? 1954 में, 1954 में एक संगठन बनाया गया। किसके लिए? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। गणना माने गिनने के लिए, पता करने के लिए, किसी देश का, किसी राज्य का राष्ट्रीय आय को पता करने के लिए क्या बनाया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया 1954 में। और इसका दोस्तों अगर मुख्यालय की बात किया जाए, सब चीज का एक मुख्यालय बनाया जाता है जहां पे मेन होता है जी, इन सब का बायोडाटा वहां पे रहेगा। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहां है? ये बनाया गया नई दिल्ली में। कहां बनाया गया? नई दिल्ली, नई दिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्थापना कब हुआ? 1954 में। स्थापना कब हुआ? 1954। और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। समझ आएगी नहीं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। तो यहां से ये चीज आप समझ गए, ठीक है। यहां से एक और चीज हमें समझना है दोस्तों, यहां पे एक और चीज समझो आप। जो राष्ट्रीय आय के बारे में अगर बात करें, राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? किसने बताया था? तो राष्ट्रीय आय के बारे में दोस्तों सबसे पहले 1868 ईस्वी में भारत में, ठीक है, कहां? भारत में। राष्ट्रीय आय के बारे में भारत में 1868 ईस्वी में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी साहब ने बताया था। कब? 1868 में। कब बताया था? 1868 में। कब बताया था? 1868 में। और दोस्तों इनका एक बुक है, पॉवर्टी ऑफ एन अन ब्रिटिश बुक, ठीक है। इनका एक बुक का नाम क्या है? इनका एक बुक का नाम है दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में इन्होंने क्या बताया था? राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। पूछ देगा दादा भाई नौरोजी का बुक क्या है, तो याद रखिएगा जो मैंने बोला आप लिख लो। कहां लिखूं इसे? यहां लिख दूं? देखो यहां पे इस बुक का नाम लिखता हूं मैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये क्या है? ये बुक है। किसका बुक है? ये बुक किसका है? ये बुक है दादा भाई नौरोजी का। लो लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बुक है जिसका लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। और इसी बुक में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले बताया था 1868 ईस्वी में। क्लियर? याद रखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से मिले होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी को कोई टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। उस टॉपिक को फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा और इससे आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वहां पे मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा। सेकंड चैप्टर हमारा पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा। और कैसा लगा आप लोगों का वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से वही बात है कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।